तीन चीजें हम लोग करते हैं, तीन सेक्शन में अपना पूरा पेपर पैटर्न बटा हुआ है। पहला नंबर पार्टनरशिप, दूसरा नंबर कंपनी, और तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अभी हम लोग दोनों को हल्का हल्का सीखे हैं। कंपनी में भी हम लोग गए शुरुआत के इशू ऑफ शेयर से, पार्टनरशिप में भी हम लोग अभी कंटिन्यू है, रनिंग है। इसके साथ इसमें भी थोड़ा सा हम लोग स्टार्ट कर देते हैं ताकि तीनों चीज पैरेलली हम लोग का चलता रहे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इस टॉपिक का नाम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसका क्या मतलब है? कंपनी कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत सारा अकाउंट्स बनाने के बाद अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से ग्रोइंग कंपनी है या फिर डिक्लाइन कंपनी है, वो देखने के लिए वो लोग अपना एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हम लोग कुछ स्टेटमेंट होता है जिसका नाम है कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट मतलब 2 साल से कंपेयर करेंगे या दूसरे किसी कंपनी से कंपेयर करेंगे। कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन और कंपैरेटिव दोनों में ही परसेंटेज निकाला जाता है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट इसमें भी होता है 2 साल का कंपैरेटिव किया जाता है। तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश का फ्लो कैसे होता है वो स्टेटमेंट हम लोग एक देखते हैं यहां पर। ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टूल्स है। इसके बाद रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस करेंगे ये लोग। रेशियो एनालिसिस के बाद ट्रेंड एनालिसिस भी एक चीज होता है जो अपने सिलेबस में है नहीं, ट्रेंड एनालिसिस। तो ये कॉमन साइज स्टेटमेंट है। कंपैरेटिव मतलब स्टेटमेंट पार्ट वाला जो है ना अपना अकाउंट्स का सेक्शन, उसमें हमको सीखने होते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड रेशियो एनालिसिस। ठीक है, हाँ तो समझ आया। कॉमन साइज, कंपैरेटिव, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड रेशियो एनालिसिस, ये 4 चीज हम लोग इसमें सीखेंगे। कंपैरेटिव स्टेटमेंट से हम लोग अपना सफर शुरुआत करते हैं एनालिसिस का। ठीक है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट का पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेंगे। ऊपर लिखेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट 2 तरह का होता है। एक तो होता है इनकम स्टेटमेंट और एक होता है बैलेंस शीट। आप चाहो तो किसी कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को कंपेयर करो, क्वेश्चन बताएगा आपको क्या चाहना है, वो भी क्वेश्चन बताएगा, या आप क्या प्रेजेंट करोगे, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट प्रेजेंट कर रहे हो या कंपैरेटिव बैलेंस शीट प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, हो गया। तो ये कुछ चीजें हमको सीखने हैं। एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट कितने तरह के होते हैं? एक होता है इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, और एक होता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट हम लोग कैसे करेंगे वो हम अभी आपको एक फॉर्मेट के हेल्प से सिखाते हैं। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और ये होगा कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ठीक है, तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और कंपैरेटिव बैलेंस शीट अभी फॉर्मेट ठीक से बनाना। ऊपर लिख देंगे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट।
पर्टिकुलर्स, करंट ईयर, ठीक है भाई, स्कूल सर्वोपरि, वो लोग ब्रह्मा है, ब्रह्मा, नोट नंबर भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई काम नहीं है फिलहाल। करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, उनके पास बताने के लिए भी यही टॉपिक ही है जिसमें कुछ होता ही नहीं है। एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज, जल्दी ड्रॉ कर लीजिए फॉर्मेट। नंबर 1, इनकम। इनकम दो तरह का होता है, एक होता है सेल्स, जिसको हम लोग कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल का नाम यहां पे चेंज हो जाता है, स्टेटमेंट में हो गया है फिलहाल, पहले ये सेल्स ही था कुछ साल पहले, लेकिन अब ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन थोड़ा स्टैंडर्ड नाम दिया गया है इसका। ये हम लोग जिस काम को करते हैं उससे जो पैसा कमाते हैं उसको हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस, नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा, यहां होगा, यहां होगा, करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का लिखेंगे, है ना। जितना अमाउंट चेंज होगा करंट ईयर से प्रीवियस ईयर के बीच में वो एब्सोल्यूट चेंज में लिखेंगे और उसका परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। सपोज दैट, एक बार आप समझने के लिए समझिए, यहां पे जस्ट समझा रहे हैं। करंट ईयर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 2 लाख रुपया, सिर्फ समझाने के लिए, हाँ, ब्रैकेट क्यों दे दिए, करंट ईयर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, समझ जाइए, 2 लाख रुपया, है ना। और प्रीवियस ईयर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 1.5 लाख रुपया। करंट ईयर से प्रीवियस ईयर को माइनस करने पर 50,000 का चेंज हुआ, बताइए प्लस हुआ कि माइनस हुआ? प्लस हुआ। पिछले साल 1.5 लाख था, इस साल 2 लाख है, तो 2 लाख का क्या हुआ, सेल्स मेरा बढ़ा है। अब इसका परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितना बड़ा है 50,000 है ना, कैलकुलेटर में लिखेंगे, यहां नहीं, डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100, दैट इज 33.33%। इस तरह से हम लोग सब कुछ निकालेंगे, समझ आया। और जब सम करेंगे तो हम लोग समझेंगे ही। बस यहां कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो मैं बता दिया, इसको हटा दे रहे हैं एक बार। यहां पे अमाउंट जितना चेंजेस होगा, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर से ही करना है, क्योंकि हम लोगों को जब भी कंपेयर करते हैं ना, अपने पास्ट से कंपेयर करते हैं। आज से 3 साल पहले, 3 साल पहले मेरा वेट था 80 kg, आज मेरा वेट है 86, ठीक है। बढ़ कितना गया, हम पिछले साल से तो कंपेयर करेंगे ना। आप पहले से मोटे लग रहे हो, पहले से पतले लग रहे हो, ऐसा चीज हम लोग क्या बोलते हैं, तो बेस ईयर से ही हम लोग को डिवाइड करना है।
तो कितना केजी बढ़ गया परसेंटेज में क्या करेंगे, तो 5 केजी बढ़ गया या 6 केजी बढ़ गया, 6 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100 करेंगे। ऑलवेज डिवाइड प्रीवियस ईयर से ही करेंगे, समझ आया। तो यहां लिख देना है आपको एब्सोल्यूट चेंज और यहां लिख देना है आपको परसेंटेज चेंज, ठीक है। दूसरा नंबर होगा अदर इनकम। अदर इनकम का मतलब हो गया जो भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, जो भी है, डिविडेंड रिसीव्ड, जहां पर भी जो भी चीज है हम लोग कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे और ये भी इसी तरह से करेंगे। या नॉन रिकरिंग या नॉन ऑपरेटिंग, जैसे डिविडेंड रिसिप्ट हो गया, कमीशन रिसिप्ट हो गया तो ये हो गया टोटल इनकम आपका, टोटल इनकम हो गया। यहां पे हो गया एब्सोल्यूट चेंज और यहां पर हो गया परसेंटेज। उसी तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग लिखेंगे 2 नंबर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में आएगा सबसे पहले कॉस्ट ऑफ आरएफओ। आरएफओ बोले तो शॉर्ट फॉर्म ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ आरएफओ दिया रहेगा क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ आरएफओ, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जनरली इसका नहीं दिया रहेगा तो ओपनिंग इन्वेंट्री रहेगा, परचेजेस रहेगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा। हम लोग नोट में जाकर कैलकुलेट कर लेंगे कॉस्ट ऑफ आरएफओ क्या होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ही कॉस्ट ऑफ आरएफओ बोलते हैं, मॉडर्न में ट्रेंड चेंज हो गया। तो उसमें हम लोग निकालते हैं कॉस्ट ऑफ आरएफओ। कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकालने के लिए एक बार नोट्स में आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिए। कॉस्ट ऑफ आरएफओ हम लोग कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकालने का फॉर्मूला अगर आपके पास है, डिटेल्स दिया हुआ कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकालना है तो हम लोग नोट्स में निकाल लेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री कहेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस एनी डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ आरएफओ हो जाएगा। नेट होगा भाई, नेट होगा, रिटर्न तो होता नहीं है ना, रिटर्न तो हो गया ना, तो ये कॉस्ट ऑफ आरएफओ हो जाएगा। अगर ये नहीं है तो आपके पास एक दूसरा चीज दिया होगा, ग्रॉस प्रॉफिट, नहीं गलती बोल दिया तुम, सेल्स में से जीपी को लेस कर लेंगे, ठीक है। तो सेल्स में से क्या करेंगे हम, जीपी को लेस कर लेंगे, मतलब आरएफओ माइनस ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट। समझ आया, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे वेजेस, कैरेज इनवार्ड, जो ट्रेडिंग के डेबिट में होता है। जीपी बोले तो ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डीई। समझ आया क्या। तो ये हो गया आपका यहां तक का। कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकालेंगे, वैसे ही निकालेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स में अगर जरूरत पड़ा तो निकालेंगे, नहीं तो डायरेक्टली दिया रहता है। परसेंटेज वैसे ही निकालेंगे, परसेंटेज और एब्सोल्यूट चेंजेस वैसे ही निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ आरएफओ लेस करने के बाद जो भी होता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, क्वेश्चन में कभी कभी लिखा रहेगा ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह सब कुछ। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, फिनेंशियल एक्सपेंसेस मतलब इंटरेस्ट, फिनेंस चार्ज मतलब इंटरेस्ट वगैरह बैंक का जो भी चार्जेस है, एंड बाकी जो भी खर्चा है उसको अदर एक्सपेंसेस में डाल देते हैं। इस तरह से आपका ये चला जाएगा। और ये फिर सारे खर्चों को हम लोग टोटल कर देंगे, ये आपका हो जाएगा टोटल एक्सपेंसेस।
यहां तक लिख लिए। 3 नंबर चीज आएगा इसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जिसको हम लोग कहते हैं PBT। आई तो ऊपर माइनस हो ही गया है। इसी तरह से ये भी निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स होने के बाद हम लोग लेस करेंगे इसमें से चौथा नंबर पॉइंट, टैक्स एक्सपेंसेस। टैक्स टैक्स लेस होगा, टैक्स लेस करने के बाद हम लोग इसके बाद पाएंगे क्या, पांचवा नंबर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज पैट, प्यार से इसको बोलते हैं पैट या ईट, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, और ये कैलकुलेट करने के बाद ये प्रेजेंटेशन हो गया आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। एंड इस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म। एक बार आप संक्षेप में इसको देख लीजिए, ठीक है। ये हो गया पूरा फॉर्मेट, बड़ा कर दे।